मेरे दूसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला वीडियो हमने बनाया था डॉक्टर जगदीश गुप्त की कविता के ऊपर, सच हम नहीं सच तुम नहीं। और आज ये दूसरा वीडियो, उसके ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं, जो स्वाध्याय दिया गया है, उस स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। एक एक करके प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 12वीं, पद्य क्रमांक 3, सच हम नहीं सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त की इस कविता का संपूर्ण स्वाध्याय अभी हम देखने वाले हैं। संपूर्ण स्वाध्याय में सबसे प्रथम जो कृति दी जाती है छात्रों के लिए, उसमें आकलन की कृति सबसे प्रथम दी जाती है। आपके स्क्रीन के ऊपर आकलन की पहली कृति जो दिखाई दे रही है, उस पहली कृति का अभी हम स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। कृति क्रमांक 1 में कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, ऐसी कृति दी गई है। पहली कृति है, उसमें बेकार है मुस्कान से ढकना। काले अक्षरों में प्रश्न दिया गया है, कृति दी गई है और उसका उत्तर लाल अक्षरों में आगे मैंने टाइप करके रखा हुआ है। आपकी आसानी के लिए आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो पंक्तियां पूर्ण करते समय में हमें देखना है, आगे लाल अक्षरों में उत्तर है बेकार है मुस्कान से ढकना। उसका उत्तर अगली पंक्ति पूर्ण करनी है हमें, और वो पंक्ति है हृदय की खिन्नता। दूसरे क्रमांक की कृति दी गई है, आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। आगे उत्तर दिया गया है। तीसरे क्रमांक की कृति में पंक्ति पूछी गई है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। चौथे क्रमांक की कृति में अपने नयन का नीर, उत्तर है अपने आप हमको पोंछना। कृति क्रमांक 1 में आ विभाग में लिखिए, उत्तर लिखिए। पहली कृति है जीवन यही है। उसका उत्तर है जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जीवन यही है। नंबर 2, मिलना वही है जो मोड़ दे मझधार को। मझधार को मोड़ने वाला उसका ही मिलन मिलना है, ऐसा कवि ने पंक्ति में कहा है। मझधार का शब्द का अर्थ भी हमने देखा था, नदी के बीच की धारा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले कृति में, अगली कृति है शब्द संपदा की। छात्रों के पास शब्दों की संपदा कितनी है, कितने शब्द उन्हें याद रहते हैं, यह जांचा जाता है। तो दूसरी कृति में शब्द संपदा में कृति दी गई है, प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहां मैंने 2 शब्दों के बजाय अन्य और भी जितने शब्द हमें पता है वो सारे शब्द यहां पर लिए हुए हैं। और भी ज्यादा शब्द हो सकते हैं, पर आपके स्क्रीन के सामने मैंने यहां शब्द दिए हुए हैं, वो देखिए। पंथ। पंथ का पर्यायवाची शब्द क्या है? 2 पूछे गए हैं, पर यहां पर हमने 5 लिए गए। पंथ के पर्यायवाची शब्द है पथ, राह, मार्ग, रास्ता। उसके बाद कांटा शब्द है। कांटा शब्द के पर्यायवाची शब्द है शूल, कंटक। उसके बाद फूल शब्द है, फूल के पर्यायवाची शब्द है कुसुम, सुमन, पुष्प, तनुजा। नीर शब्द पूछा गया है ई में, उसके लिए अश्रु, पानी,
जल, पय, इतने सारे शब्द हैं। उसके बाद उ में पूछा गया है नयन, नयन के लिए नेत्र, चक्षु, आंखें और लोचन, इस प्रकार के शब्द पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। छात्र अपनी अपनी पद्धति से और भी इसके पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिख सकते हो। आप जितने ज्यादा शब्द ढूंढेंगे उतनी ज्यादा आसानी आपको परीक्षा में होगी। तो इस प्रकार अभी शब्द संपदा भी हमने देख ली। अब हम चलते हैं अभिव्यक्ति की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हो, कक्षा 12वीं 11वीं ये दोनों में भी अभिव्यक्ति की क्षमता को जांचने के लिए, छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता जांचने के लिए, मूल्यमापन करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें छात्र अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त हो सके, जिसको हम स्वमत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इस कविता के ऊपर तीसरे क्रमांक की कृति में अ विभाग में एक अभिव्यक्ति के लिए आपको कृति दी गई है और वो कृति है जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब जैसा कि आप जानते हो, अभिव्यक्ति में अनेक छात्र अनेक अनेक पद्धति से उसके उत्तर लिख सकते हैं। प्रत्येक छात्र की अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, पर यहां हम कुछ विचार स्पष्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये विचार आपके भी हो, आप इसमें अन्य विचार भी रख सकते हो, पर मुझे जो लगता है वो 2-3 बातें मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले, कवि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, इस विचार को स्पष्ट करने की कोशिश हम जब करते हैं तब हमें याद आता है कि कविता में इस प्रकार के सारे विचार स्पष्ट हुए हैं। इसलिए कवि ने जो बात कही है ये अपने शब्दों में यहां पर स्पष्ट करनी है। अब देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि गति ही जीवन है, प्रगति ही प्रशस्ति का मार्ग होता है, जो गंतव्य की ओर लेकर चले जाता है हमें। अगति और मृत्यु में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जो रुक जाता है, जो थम जाता है, उसमें और मृत्यु में कोई अंतर नहीं होता विशेष। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये धरती, ये आकाश निरंतर चलते रहते हैं, धरती घूमते रहती है, आकाश की जो क्रिया है वो हमेशा होते रहती है। सूरज निकलना, सूरज डूबना, दिन रात, ये निरंतर रूप से चलते रहता है। सृष्टि में भी आप देखेंगे, नदियां बहती है, झरने बहते हैं, पंछी उड़ते हैं, तितलियां, चींटियां, मधुमक्खियां, ये सब निरंतर चलते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मनुष्य भी निरंतर चलते रहता है और निरंतर चलते रहने का नाम ही जीवन है। क्योंकि जो रुक जाता है, जो थम जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह किसी प्रकार की प्रगति के लायक नहीं होता। तो इस प्रकार कवि यहां पर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है और जीवन जब तक हम चलते रहेंगे तब तक जिंदगी हमारी सफल होती रहेंगी और हम हमेशा ऊंचाई पर चलते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे और सफल होते रहेंगे। इसलिए जीवन चलते रहने का, निरंतर चलते रहने का नाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप अपने पद्धति से भी विविध प्रकार की विचारों की सार्थकता स्पष्ट कर सकते हो। अब चलते हैं आ विभाग की तरफ। आ में एक कृति दी गई है, संघर्ष करने वाला ही
जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। कविता में भी यही बातें बहुत सुंदर पद्धति से स्पष्ट की हुई है। जीवन चलते रहने का, निरंतर चलते रहने का नाम है और इसे ही जीवन कहा जा सकता है। मनुष्य को संघर्ष ही मजबूत बनाता है, इसलिए कभी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है वही व्यक्ति अपनी लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक, वही व्यक्ति आसानी से जा सकता है। संघर्ष ही मानव को सब कुछ सिखाता है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो संघर्ष करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। दुख, परेशानियां, मुश्किलें जिसे हम कहते हैं, वो जरूर आएंगे। रास्ते में विविध प्रकार के संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पर उससे हमें डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि जो डटकर मुकाबला करता है उसी को सारी खुशियां प्राप्त हो जाती है। जो संघर्ष से गुजरता है वही जीवन का आनंद भी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार संघर्ष को अपनी जिंदगी बनाने वाले ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो आनंद जो संघर्ष करके मिलता है, जो खुशियां हमें प्राप्त होती है, वो संघर्ष करके ही होती है। आसानी से मिलने वाली वस्तुओं में आनंद नहीं होता, खुशियां नहीं होती। इसलिए संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। ऐसा यहाँ इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है और ये बात आप अभिव्यक्ति में भी स्पष्ट कर सकते हो। मुझे अभिव्यक्ति के इन दोनों प्रश्नों को लेकर एक शेर यहाँ पर याद आ रहा है। निश्चित रूप से वो यहाँ योग्य भी है कहने के। नहीं ठहरती मुश्किलें जिंदगी भर जिंदगी में, नहीं ठहरती मुश्किलें जिंदगी भर जिंदगी में, हर मुश्किल का एक सुनहरा अंत होता है। क्या हुआ जो खुशियों की पतझड़ है आज, पतझड़ के मौसम के बाद ही तो बसंत आता है। तो ये जो पतझड़ है जिंदगी का, संघर्षों का, उसके बाद निश्चित रूप से बसंत ऋतु अर्थात सुख आपको मिलेगा। ये दोनों अभिव्यक्तियों के माध्यम से यहाँ पर ये बात हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति का भी प्रश्न यहाँ पर हमने देखा है और आप भी उसका उत्तर इसी प्रकार से लिख सकते हो। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रसास्वादन। रसास्वादन में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन में ये जो मद्दा दिया हुआ है उसका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है, इस बात को स्पष्ट करना है हमें। तो कविता में इस मद्दे को किस पद्धति से स्पष्ट किया हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कवि यहाँ पर हमें इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले दुखों के कारण हम रोते हैं, हमें बहुत दुख होता है, हम निराश हो जाते हैं, हमारे सामने अंधकार दिखाई देने लगता है, हमारे आंसू बहने लगते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। पर कवि यहाँ पर एक नया आशावाद निर्माण करने की कोशिश करते हैं। कवि बताते हैं कि हमें अपने आंसुओं को पोंछकर नए विचारों के साथ में उठकर खड़ा होना होगा।
और जब हम अपने आंसुओं को पोंछेंगे तब अपने आप हम अपनी क्षमताओं को पहचानने की आदत भी डाल लेंगे। हम अगर सिर्फ रोते रहेंगे और अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे तो जीवन में हमेशा दुख का सामना करते समय हम निराश हो जाएंगे, हम दुखी होंगे, हमारे आंसू निकल आएंगे और हमें रोने की आदत लग जाएंगे। पर हर एक मनुष्य में अमर्याद क्षमताएं होती है। उन अमर्याद क्षमताओं को हम अगर खुद ही नहीं पहचानेंगे, दूसरा कोई हमारी मर्यादाओं को, दूसरा कोई हमारी क्षमताओं को पहचान नहीं पाएगा। अगर हम अपने आप ही खुद ही अपनी आंसू पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानने की आदत डालते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने जो प्रश्न खड़े होते हैं, जो मुश्किलें खड़ी होती है, वो मुश्किलें आसान हो जाएंगी और हम वो कार्य कर सकते हैं या वो कार्य करने की आदत हमें लग जाएगी जिससे हमें दुख नहीं होगा, जिससे हमें कोई तकलीफ न होगी, कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़ेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है और रोने से कोई काम नहीं चलेगा। और आंसू भी हम अपने आप ही पोंछे और अपने आप ही हम अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करें। हमें पता है कि इस धरती पर ये धरती बड़ी कठोर है। इस धरती पर कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आएगा। कवि ने वैसे इस कविता में कहा भी है कि न कोई आंसू पोंछने के लिए आएगा, अपने आप आंसू पोंछने हैं, न कोई समंदर आएगा, न कोई आकाश आएगा, न कोई धरती आपकी मदद करने के लिए आएगी। ये तो सिर्फ हमें यहाँ पर रखते हैं, हम इस धरती के ऊपर रहते हैं। बस हम अपनी क्षमताओं को जब तक नहीं पहचानते तब तक हमारे जीवन की कोई प्रगति हमें नहीं आगे लेकर नहीं जाएगी या हमारी प्रगति नहीं होगी। तो इस प्रकार रसास्वादन का जो प्रश्न था वो प्रश्न हमने देखा और उसका उत्तर जो है वो उत्तर भी हमने लेने की कोशिश की है। मैं इस रसास्वादन के प्रश्न को समाप्त करते समय में एक बात, यहाँ एक शेर जरूर कहूंगा। ये सारा जहां तेरा होगा एक दिन, तू सर आसमान और पैरों तले जमी तो रख। ये सारा जहां तेरा होगा एक दिन, तू सर आसमान और पैरों तले जमी तो रख। दौड़ कर आएगी खुशियां तेरे दहलीज पर, कुछ और नहीं बस तू खुद पर पूरा यकीन तो रख। खुद पर पूरा यकीन होना चाहिए, जरूर खुशियां हमारे दहलीज पर आएगी। आंसू पोंछने होंगे, क्षमताओं को पहचानना होगा। यही बात यहां स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार रसास्वादन का प्रश्न हमने देखा। अब चलते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान की तरफ। 5वें क्रमांक का प्रश्न है, जानकारी दीजिए अ विभाग में नई कविता के अन्य कवियों के नाम बताइए। यहां पर हमने देखा नई कविता के अन्य कवियों के नाम, उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही इनका नाम आता है नई कविता में। इन्होंने भी नई कविताएं लिखी हुई है। उसके बाद डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम बताइए। आ विभाग में उनके प्रमुख कृतियों के नाम कुछ इस प्रकार से है। काव्य संग्रह लिखा है उन्होंने। काव्य संग्रह में 4 काव्य संग्रह लिखे हुए हैं, नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद्ध और गोपा गौतम। खंड काव्य शंबुक नाम से लिखा है उन्होंने। आलोचना लिखी हुई है भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, और केशवदास नाम की आलोचना उन्होंने लिखी हुई है। पत्रिका लिखी हुई है नई कविता। इस प्रकार उनकी साहित्य कृतियां हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। छात्रों को यहां पर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे हिरन या हिरनी, इस प्रकार का उत्तर नहीं लिखना है, पूर्ण रूप से उत्तर लिखना है। काले अक्षरों में प्रश्न दिया गया है, लाल अक्षरों में उत्तर। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत चेष्टा करने पर भी
हरिण न आया। उसका उत्तर है, शब्दों के लिंग पहचानने में हरिण का लिंग पहचान कर हमें लिखना है, वाक्य परिवर्तन करके लिखना है हरिण का, हिरनी। तो उत्तर आएगा, बहुत चेष्टा करने पर भी हिरनी न आई। दूसरा, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। लिंग परिवर्तन करना है लेखिका का लेखक। सिद्धहस्त लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। नंबर 3, तुम एक समझदार लड़की हो। तुम एक समझदार लड़के हो, परिवर्तन कर दिया। चौथे क्रमांक का प्रश्न है, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा जी से मिलने आया था। नंबर 5, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। उत्तर है, तुम्हारे जैसी पुत्री भगवान सबको दे। नंबर 6, साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। साध्वी की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी, उसका उत्तर है। उसके बाद 7वें क्रमांक का प्रश्न है, बूढ़े मर गए। उत्तर है, बुढ़ियाएं मर गई। नंबर 8, वह 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। उत्तर है, वह 10 वर्ष की बच्ची छोड़ी गई। यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई है प्रिंट में, का के बजाय की लेना है हमें। वह 10 वर्ष की बच्ची छोड़ी गई। उत्तर है, वह 10 वर्ष की बच्ची छोड़ी गई। नंबर 9, तुम्हारा मौसेरा भाई माफी मांगने पहुंचा था। तुम्हारी मौसेरी बहन माफी मांगने पहुंची थी, उत्तर है। और नंबर 10, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। उत्तर है, एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। इस प्रकार सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता का पूर्ण स्वाध्याय हमने देख लिया है। तो मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूं, फिर अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे अगले पाठ या अगले कविता को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।